यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव को अत्यधिक लाभ हुआ था। उसके पास 7,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर थे और राजा स्तर के आंतरिक कोर की मात्रा ने आरव को थोड़ा चौंका भी दिया, क्योंकि उनकी संख्या पूरी 236 थी। दूसरे शब्दों में, जमीन पर पड़े लगभग आधे शवों में प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता थी। यदि वे लालची नहीं होते और सम्राट राजधानी लौट जाते, तो शायद उनका भविष्य काफी अच्छा होता। दुर्भाग्य से वे हमेशा के लिए वापस नहीं जा सकते थे, और इन दिनों की उनकी सारी मेहनत का फायदा आरव को मिला। बेशक आरव को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। क्या मजाक है! अगर वह महापर्वत श्रृंखला में नहीं होता और उसके पास डार्क बिस्ट सेना नहीं होती, तो शायद वह आरव ही होता जो वापस नहीं जा पाता। ऊर्जा पत्थरों और आंतरिक कोर के अलावा एक और चीज थी जिसने आरव को खुशी से आश्चर्यचकित किया। यह विहान नवांग की अनंत कोश अंगूठी में एक तकनीक थी, और यह वही निम्न स्तरीय धरती स्तर की तकनीक थी जिसे विहान नवांग ने पहले इस्तेमाल किया था। इनविजिबल तकनीक। यह एक निम्न स्तरीय धरती स्तर की तकनीक थी। तो आरव कैसे प्रसन्न न होता? आखिरकार उसके पास अब बहुत कम युद्ध तकनीकें थीं। ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक और तलवार उंगली उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के सामने पहले ही अपर्याप्त हो चुकी थी, जबकि केवल उसकी प्रतिक्रियाशील वार, तलवार नियंत्रण तकनीक और ड्रैगन ब्रेकर, जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, अभी भी आक्रामक रूप से व्यवहार्य थी। चूंकि उसने आरोहण रैंकिंग्स में भाग लिया था, आरव ने देखा था कि दक्षिणी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों के उन प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ उपयोग के लिए केवल धरती स्तर की तकनीकें ही उपयुक्त थी। इसके अलावा, जब से उसने आरोहण रैंकिंग्स में भाग लिया था, उसकी प्रतिक्रियाशील वॉर, जो अतीत में कभी विफल नहीं हुई थी, उन शीर्ष शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ व्यावहारिक रूप से कभी सफल नहीं हुई थी। दूसरी ओर, इन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यावहारिक रूप से सभी युद्ध तकनीकें धरती स्तर की तकनीकें थीं, जबकि उनके डार्क खजाने भी धरती स्तर के थे। ठीक वैसे ही जैसे प्रभा का धरती स्तर का रक्षात्मक डार्क खजाना। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, तो शायद वह उसे बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाता, भले ही वह बस वहीं खड़ी रहती और उसे हमला करने देती। इसलिए इस तथ्य के अलावा कि उनमें वास्तव में अत्यंत महान प्राकृतिक प्रतिभा थी, जिस कारण से आरोहण रैंकिंग्स 6 महान शक्तियों और महाचिन्ह साम्राज्य के प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए व्यावहारिक रूप से एक विशेष मंच थी, वह उनके साधना तकनीक और युद्ध तकनीकों के कारण था। सीधे शब्दों में कहे, जबकि एक स्वतंत्र साधक और एक संप्रदाय के शिष्य की ताकत कमोबेश एक जैसी थी, लेकिन उनके उपकरणों का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर जैसा था, तो युद्ध में कौन श्रेष्ठ होगा? आरव ने सिर हिलाया, अपने विचारों को रोका और दक्षिण की ओर चमक उठा। उसने मूल रूप से चारों ओर जाकर लूटपाट करने का फैसला किया था, लेकिन उसने अब अपना फैसला बदल दिया था। आरोहण रैंकिंग्स का पहला दौर समाप्त होने में अभी भी आधा महीना बाकी था। उसने इस अवधि का उपयोग धरती स्तर की गति तकनीक और इनविजिबल तकनीक सीखने का इरादा किया था, जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। वह व्यावहारिक रूप से उन सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुका था जो भाग ले रहे थे, और उसने उनमें से कुछ से लड़ाई भी की थी। सच कहूं तो, भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार और तीसरे स्तर पर तलवार इंटेंट थी, फिर भी उसे उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को हराने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं था। खासकर अद्वय। अद्वय ने अभी केवल अपनी प्रतिभा का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया था, फिर भी वह इतना दुर्जय था। यदि वह दूसरे दौर के दौरान अद्वय का सामना करता, तो केवल अपनी तलवार इंटेंट पर भरोसा करके अद्वय को हराना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए आरव ने उन दो धरती स्तर की तकनीकों को सीखने के लिए इस आधे महीने के समय का उपयोग करने का फैसला किया था। कुछ समय इधर उधर देखने के बाद बहुत जल्द आरव को साधना के लिए एक जगह मिल गई। आरव एक बांस के जंगल में था, और उसके दक्षिण में एक खड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ी के तल पर एक झरना था, और पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था, जिससे आसपास पानी की फुहारें उड़ रही थीं।
जैसे ही वह झरने के किनारे खड़ा हुआ, आरव बस साधना करने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण उसके कंधे पर मौजूद बैंगनी मिंक अचानक चमका और उसके सामने आ गया। उसने अपने हाथ में आत्मिक स्तर का आंतरिक कोर लहराया और फिर खुद की ओर इशारा किया और अंत में आरव के पेट की ओर इशारा किया। तुम्हारा इरादा अभी उस ऊर्जा को अवशोषित करने का है? आरव ने पूछा। बैंगनी मिंक ने जल्दी से सिर हिलाया। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, कोई खतरनाक काम मत करना और अधीर मत होना। इसे धीरे धीरे करना, समझे? बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और फिर वह आरव के सिर के सामने चमका, इससे पहले कि उसने अपना माथा आरव के माथे से छुआ। और फिर वह एक बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गया जो आरव के आत्मिक केंद्र में प्रवेश कर गई। उसके आत्मिक केंद्र में प्रवेश करने के बाद बैंगनी मिंक आसपास के सभी अन्य डार्क बिस्टों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब में उतर गया। उसके बाद अचानक उसके चारों ओर बैंगनी प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। इससे पहले कि मुट्ठी के आकार के आत्मिक स्तर आंतरिक कोर के भीतर से भौतिक प्रतीत होने वाली ऊर्जा की किरणें और तालाब से सुनहरी गूढ़ ऊर्जा तेजी से छोटे साथी की ओर बढ़ी। देखते ही देखते बैंगनी मिंक एक भंवर जैसा लग रहा था, जिसने सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और आत्मिक स्तर आंतरिक कोर के भीतर की ऊर्जा को पागलपन की तरह अपनी ओर खींच लिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अन्य सभी डार्क बिस्टों की आंखों में ईर्ष्या और भी गहरी हो गई। आरव ने आंखें खोली, सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा चिंतित था। हालांकि छोटा साथी कई मौकों पर अविश्वसनीय होता है, लेकिन जब अपनी ताकत बढ़ाने जैसी चीजों की बात आती है तो उसे लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। बेशक जब बात आरव की होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। आरव ने अपने विचारों को रोका और फिर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे 4 शैडोहंटर तेंदुए उसके सामने आ गए। उसने उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आसपास पहरा दो। किसी भी मानव या डार्क बिस्ट को यहां प्रवेश मत करने देना। वे इस मानव का बैंगनी मिंक के दिल में दर्जा अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनमें से चारों ने आरव को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर आसपास की ओर दौड़ पड़े। उन्हें जाते हुए देखने के बाद आरव धीरे धीरे झरने की ओर चला गया और फिर वह आलथी पालथी मारकर बैठ गया और धरती स्तर की गति तकनीक, क्लोन इल्यूजन तकनीक को बाहर निकाला। वर्तमान में उसे गति प्रकार की तकनीकों की सबसे ज्यादा कमी थी। अगर उसकी तूफान चाल में गति जूते द्वारा प्रदान किया गया उछाल नहीं होता तो उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के सामने यह पूरी तरह से बेकार होती। इसलिए सबसे पहली चीज जो उसने साधना के लिए चुनी वह क्लोन इल्यूजन तकनीक थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। बांस के जंगल में आरव की आंखें थोड़ी बंद थी। समय के एक निश्चित क्षण में उसने अचानक उन्हें खोला और फिर उसका दायां पैर थोड़ा हिला। एक पल में उसकी आकृति एक परछाई में बदल गई, क्योंकि वह लगभग 20 मीटर दूर एक बांस की ओर विस्फोटक रूप से भागा। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, उसके रास्ते के सभी बांस ऐसे लग रहे थे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जैसे वे तूफान से टकरा गए हों और बाएं से दाएं झूल रहे हों। जब वह उस बांस से 3 मीटर दूर पहुंचा तो आरव की आंखें संकरी हो गईं, क्योंकि वह चिल्लाया, विभाजित। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसकी आकृति अचानक हिल गई, इससे पहले कि आरव के समान दिखने वाला एक क्लोन उसके बाईं ओर दिखाई दिया। आरव ने अपनी कलाई मोड़ी, बैंगनी स्पिरिट तलवार निकाली और तेजी से अपने सामने के बांस पर वार किया। दूसरी ओर उसके क्लोन ने बिल्कुल उसी तरह से काम किया। बूम! तलवार प्रकाश के चमकने के साथ आरव के सामने का बांस तुरंत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और जमीन पर तलवार का एक गहरा निशान दिखाई दिया। ठीक इसी क्षण आरव के बाईं ओर का क्लोन अचानक भ्रामक होने लगा और वह अधिक से अधिक पारदर्शी होता गया। इससे पहले कि 2 सांस का समय बीत जाने के बाद वह अंततः हवा में बिखर गया।
आरव ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा क्योंकि उसने उस क्लोन को देखा जो हवा में बिखर गया था। चाहे वह हरकतें हो या दिखावट, क्लोन उससे बहुत अलग नहीं था और एकमात्र अंतर प्रभावशाली आभा के मामले में था। चूंकि उसने तलवार इंटेंट को समझा था, उसके पास एक तेज और भयंकर प्रभावशाली आभा थी, लेकिन क्लोन में नहीं थी। सरल शब्दों में कहें, क्लोन में आकार था लेकिन आत्मा नहीं थी। अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो वास्तव में शक्तिशाली था, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्लोन को भांप लेता। हालांकि इस क्षण आरव इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। धरती स्तर की तकनीकों को सीखना मुश्किल था। आदित्य विद्यालय के एक प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में अभिनव ने शायद यह तकनीक बहुत पहले प्राप्त कर ली होगी। हालांकि वह इसे केवल चौथे स्तर तक ही साधने में सक्षम था और 4 क्लोन बनाए थे, जबकि आरव ने इसे केवल 10 दिन तक ही साधा था। यह पूरी तरह से उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के कारण था कि वह 10 दिनों के समय में एक क्लोन बनाने में सक्षम था। क्योंकि क्लोन बनाने की आवश्यकता उस गूढ़ ऊर्जा की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक थी जो किसी के पास थी। अगर किसी की गूढ़ ऊर्जा शुद्ध नहीं थी, तो एक क्लोन बनाना अत्यंत मुश्किल था। दूसरी ओर उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की शुद्धता इस तकनीक की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत अच्छी तरह से थी। इसलिए यही कारण था कि वह 10 दिनों के समय में एक क्लोन बनाने में सक्षम था। लेकिन यह बस इतना ही था। आरव उस स्तर पर नहीं पहुंचा था कि वह कुछ ऐसा साध सके जिसे दूसरों को साधने में केवल 10 दिनों के समय में कुछ साल लगते थे। जहां तक इनविजिबल तकनीक की बात है, यह क्लोन इल्यूजन तकनीक की तरह ही थी। उसने केवल प्राथमिक दक्षता हासिल की थी। हालांकि यह केवल प्राथमिक दक्षता थी, लेकिन इसके द्वारा प्रकट की गई शक्ति ने आरव को खुशी से आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि जब इसे उसकी तलवार इंटेंट से बढ़ावा मिला, तो इनविजिबल तकनीक की शक्ति और गति विहान नवान से कम नहीं थी, खासकर अदृश्य होने की उसकी रहस्यमय क्षमता। जब इसे अदृश्य तलवार के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया गया, तो रहस्यमयता के मामले में यह पहले ही बैंगनी मिंक के बैंगनी प्रकाश के पूरी तरह से बराबर थी। संक्षेप में, कठिन साधना के इन 10 दिनों ने उसे अत्यधिक महान लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपना मन अपने भीतर के आत्मिक केंद्र में लीन कर लिया। बैंगनी मिंक अभी भी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और आत्मिक स्तर आंतरिक कोर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। समय के इन 10 दिनों के दौरान बैंगनी मिंक को घेरे हुए बैंगनी प्रकाश गहरा बैंगनी हो गया था और भयानक आभा जो उसके भीतर से बह रही थी, उसने उन सभी डार्क बिस्टों को मजबूर कर दिया जो मूल रूप से तालाब के पास थे, दूर हटने के लिए। जाहिर है, वह अकेला नहीं था जिसने पिछले 10 दिनों में काफी अच्छे लाभ प्राप्त किए थे और छोटे साथी ने भी किए थे। गुर्राहट। ठीक इसी क्षण दाहिनी ओर दूर से एक भयानक गुर्राहट अचानक गूंजी। यह एक शैडो हंटर तेंदुए की गुर्राहट है। आरव की आंखें संकरी हो गईं। क्या कोई मानव या डार्क बिस्ट यहां आया है? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बांस के जंगल में शैडो हंटर तेंदुआ जो निष्कांत से कई दर्जन गुना बड़ा था, उसके एक ही मुक्के से दूर जा गिरा और फिर वह कदम बांस के जंगल की गहराई में चला गया। मदांध साधु के कारण डार्क बिस्ट साम्राज्य ने स्वाभाविक रूप से नियमों को तोड़ने और आरव का पीछा करने और उसे मारने के लिए आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट या उससे ऊपर के किसी डार्क बिस्ट को भेजने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि डार्क बिस्ट साम्राज्य आरव को जाने देना चाहता था। जब वह आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट नहीं भेज सकता, तो क्या राजास्तर डार्क बिस्ट के बारे में कुछ कहा जा सकता है? यदि एक राजास्तर डार्क बिस्ट आरव को मारता है, तो मदांध साधु भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। तो वह यहां आया था।
चाहे कुछ भी हो, डार्क बिस्ट साम्राज्य एक इंसान द्वारा बैंगनी मिंक को नियंत्रित करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दे सकता था और न ही हिम्मत कर सकता था, क्योंकि उस रहस्यमय बैंगनी मिंक का उनके डार्क बिस्ट प्रजाति के लिए खतरा बहुत बड़ा था। निष्कांत भी आरव और उस रहस्यमय बैंगनी मिंक का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। हालांकि इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि बैंगनी मिंक डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था, यह इसलिए भी था क्योंकि डार्क बिस्ट साम्राज्य के बिस्ट सम्राट ने ही उन्हें आदेश दिया था। हाँ, इस बार डार्क बिस्ट साम्राज्य के सच्चे उच्चाधिकारियों ने कदम उठाया था। अचानक निष्कांत रुक गया क्योंकि आरव उसके सामने आ गया था। आरव को घूरते हुए निष्कांत ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें महापर्वत श्रृंखला में नहीं रुकना चाहिए था। आरव मुस्कुराया और कहा, लगता है तुम्हारा डार्क बिस्ट साम्राज्य मेरी जान लेने पर अड़ा हुआ है। उस रहस्यमय बैंगनी मिंक को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, निष्कांत ने गहरी आवाज में कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अभी चले जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, ठीक है। निष्कांत की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कुछ और नहीं कहा। हाँ, अब उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी आकृति चमकी और आरव की ओर तेजी से बढ़ी। उसने अपना दाहिना हाथ कसकर भींच लिया और यह हवा में एक तीखी सीटी बजाता हुआ सीधा आरव के चेहरे की ओर वार करने के लिए बढ़ा। ठीक उसी समय जब निष्कांत आरव से 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जबकि उसकी आकृति अचानक रुक गई। हालांकि फिर भी थोड़ी देर हो चुकी थी। हवा के फटने की एक महीन आवाज गूंजी और फिर एक कंपन जो नग्न आंखों से देखना बेहद मुश्किल था, निष्कांत के सामने बिना आवाज के प्रकट हुआ। अगले ही पल उसकी छाती के सामने के कपड़े सीधे फट गए, जिससे निष्कांत की उभरी हुई और पूर्ण मांसपेशियां दिखाई दीं। उसकी छाती पर ताजा खून का एक निशान रहस्यमय ढंग से दिखाई दिया। यह स्वाभाविक रूप से आरव की तलवार नियंत्रण तकनीक और अदृश्य तलवार थी जिसने यह सब किया था। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात थी क्योंकि अदृश्य तलवार ने निष्कांत की सुरक्षा को फाड़ते ही निष्कांत के दाहिने हाथ ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया, जिससे वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई। तलवार को कसकर पकड़े हुए निष्कांत ने अपना सिर उठाया और आरव की ओर देखा जबकि उसकी आंखें गंभीर भाव से भरी हुई थीं। उसने कहा, कितनी रहस्यमय तलवार और तलवार तकनीक है। मैंने शुरू से ही तुम्हें कम आंका। हाँ, अगर उसका भौतिक शरीर बेहद मजबूत नहीं होता, अगर उसकी इंद्रियां बेहद तीक्ष्ण नहीं होती और अगर उसकी प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज नहीं होती, तो यह रहस्यमय हमला अब तक शायद उसके दिल को छेद चुका होता। आरव ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। अपनी कलाई के एक पलटे के साथ बैंगनी स्पिरिट तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई और फिर उसकी आकृति चमकी। इस बार निष्कांत की ओर तेजी से बढ़ने की उसकी बारी थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने अपनी गति को उसकी सीमाओं तक बढ़ा दिया, जिससे वह तुरंत निष्कांत के सामने आ गया। उसके बाद उसकी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट तेजी से उभरी क्योंकि उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार को तेजी से निष्कांत पर चलाया। जिस क्षण उसने निष्कांत को देखा, आरव के दिल की गहराइयों में क्रोध की ज्वाला तुरंत भड़क उठी थी। छोटे साथी के कारण वह हमेशा डार्क बिस्ट से पीछे हटता था और उसने कभी भी उनसे परेशानी मोल लेने की पहल नहीं की थी। हालांकि डार्क बिस्ट साम्राज्य बार बार उसके और छोटे साथी के लिए परेशानी ढूंढता रहा। चूंकि ऐसा था तो उसे क्यों पीछे हटना चाहिए? तो इस बार उसने सीधे अपनी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग किया, जिसका इरादा एक ही वार में निष्कांत का खात्मा करना था। चूंकि वे सभी ढोंग छोड़कर दुश्मन बनने जा रहे थे, तो इसे अच्छी तरह से करना सबसे अच्छा था। वैसे भी वह एक और राजा स्तर के आंतरिक कोर पाने की शिकायत नहीं करेगा। जैसे ही उसने आरव की तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट को महसूस किया,
निष्कांत की अभिव्यक्ति तुरंत हिंसक रूप से बदल गई। अदृश्य तलवार इंटेंट ने उसे वास्तव में और पूरी तरह से मृत्यु के आभास का अनुभव कराया। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। निष्कांत जोर से चिल्लाया और उसने अदृश्य तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और आरव के हमले को सीधे रोकने के लिए उसे ऊपर की ओर बढ़ाया। क्योंकि उसकी ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी, अदृश्य तलवार ने वास्तव में अपने रास्ते में हवा को फाड़ दिया और हवा के भयानक विस्फोटों को गूंजने दिया। बूम! जैसे ही ये दो भयानक शक्तियां टकराईं, युद्ध के मैदान पर तुरंत एक बड़ा धमाका गूंजा। निष्कांत की पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसके दाहिने हाथ पर तुरंत दर्द उठ गया। उसी समय जिस जमीन पर वह खड़ा था, वह वास्तव में एक पल में ढह गई, और जैसे ही वह नीचे गिरा, आरव ने अपनी कलाई को घुमाया और बैंगनी स्पिरिट तलवार को ऊपर की ओर झटका दिया। निश्चित रूप से बैंगनी स्पिरिट तलवार, जिसमें भयानक तलवार इंटेंट समाहित थी, ने निष्कांत के हाथ में पकड़ी अदृश्य तलवार को झटक कर दूर कर दिया। अदृश्य तलवार को दूर झटकने के बाद आरव की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमकी और अपनी कलाई को घुमाते हुए बैंगनी स्पिरिट तलवार निष्कांत की गर्दन की ओर बढ़ गई। जब उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार को क्षैतिज रूप से अपनी ओर आते देखा, तो निष्कांत की आंखों में पहली बार सदमा दिखाई दिया और उसने अदृश्य तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और आरव के हमले को सीधे रोकने के लिए उसे ऊपर की ओर बढ़ाया। क्योंकि उसकी ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी, अदृश्य तलवार ने वास्तव में अपने रास्ते में हवा को फाड़ दिया और हवा के भयानक विस्फोटों को गूंजने दिया। बूम! जैसे ही ये दो भयानक शक्तियां टकराईं, युद्ध के मैदान पर तुरंत एक बड़ा धमाका गूंजा। निष्कांत की पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उसके दाहिने हाथ पर तुरंत दर्द उठ गया। उसी समय जिस जमीन पर वह खड़ा था, वह वास्तव में एक पल में ढह गई, और जैसे ही वह नीचे गिरा, आरव ने अपनी कलाई को घुमाया और बैंगनी स्पिरिट तलवार को ऊपर की ओर झटका दिया। निश्चित रूप से बैंगनी स्पिरिट तलवार, जिसमें भयानक तलवार इंटेंट समाहित थी, ने निष्कांत के हाथ में पकड़ी अदृश्य तलवार को झटक कर दूर कर दिया। अदृश्य तलवार को दूर झटकने के बाद आरव की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमकी और अपनी कलाई को घुमाते हुए बैंगनी स्पिरिट तलवार निष्कांत की गर्दन की ओर बढ़ गई। जब उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार को क्षैतिज रूप से अपनी ओर आते देखा, तो निष्कांत की आंखों में पहली बार सदमा दिखाई दिया। जाहिर है उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव की ताकत आरव की तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ी हुई होने पर वास्तव में उसकी अपनी ताकत से अधिक हो जाएगी। बैंग! एक जोरदार दहाड़ के बीच निष्कांत का शरीर कांपा और फिर वह अचानक फैल गया। उसका पूरा शरीर बदलने लगा और एक ही सांस पूरी होने में लगने वाले समय से भी कम समय में निष्कांत, जो मूल रूप से एक इंसान के रूप में था, एक पर्वत जितना बड़ा भीमकाय बन गया। इस क्षण निष्कांत एक विशाल वानर था जो लगभग 24 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था और उसका पूरा शरीर घने काले रंग का था। अन्य डार्क बिस्ट के विपरीत निष्कांत का असली रूप इंसानों के काफी समान था। बेशक उसके और इंसानों के बीच आकार में अंतर आसमान और जमीन के अंतर जैसा था। भले ही निष्कांत अपने असली रूप में लौट आया था, आरव की तलवार अभी भी आसानी से उसकी गर्दन में घुस गई थी। लेकिन आरव की तलवार निष्कांत के विशाल शरीर के सामने एक टूथपिक जैसी थी। हालांकि बैंगनी स्पिरिट तलवार के अंदर समाहित भयानक बल ने फिर भी निष्कांत की गर्दन पर एक बड़ा फांक पैदा कर दिया और फिर खून तुरंत एक फव्वारे की तरह बाहर निकला। उसकी गर्दन से आने वाले तेज दर्द के कारण निष्कांत ने अपना सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ लगाई और फिर उसने अपने विशाल दाहिने हथेली को उठाया और सीधे अपने सामने खड़े आरव पर मार दिया। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार को घुमाया और उसे अपने सामने अवरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया। निष्कांत की विशाल हथेली के पीछे की भयानक ताकत ने आरव को हवा में उड़ा दिया
और वह जमीन पर उतरने से पहले लगभग 150 मीटर तक उड़ा। उसके बाद उसका शरीर जमीन पर लगभग 30 मीटर तक पीछे घिसट गया। अंत में वह एक विशाल बांस से टकराया और टूटने के बाद उसकी आकृति आखिरकार रुक गई। निष्कांत की विशाल आंखों ने एक क्रूर और हिंसक चमक प्रकट की। उसने अपने दाहिने पैर को जमीन पर जोर से पटका, जिससे पूरी जमीन तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगी और उसका शरीर इससे उत्पन्न प्रतिबल पर निर्भर होकर एक तोप के गोले की तरह आरव की ओर तेजी से बढ़ा। इस क्षण आरव खड़ा हो गया था और जब उसने अपने पूरे शरीर में दर्द को महसूस किया तो उसकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। इस अयस्क वानर की ताकत काफी भयानक थी और अगर उसका भौतिक शरीर और ताकत इससे पहले बहुत अधिक नहीं बढ़ी होती तो वह शायद पहले के उस हमले को सहने के बाद फिर से खड़ा होने में असमर्थ होता। निष्कांत को एक पहाड़ की तरह अपनी ओर आते हुए घूरते हुए आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके शरीर के अंदर की स्वर्णगूढ़ ऊर्जा उसके हाथ में पकड़ी बैंगनी स्पिरिट तलवार की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही उसकी स्वर्णगूढ़ ऊर्जा लगातार उसमें बढ़ती गई, बैंगनी स्पिरिट तलवार से एक बार फिर चकाचौंध भरी सुनहरी और बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। एक निश्चित क्षण में आरव ने बैंगनी स्पिरिट तलवार को सीधे निष्कांत की ओर इंगित किया और फिर उसने अपने दाहिने पैर से जमीन को पटका और निष्कांत की ओर तेजी से निकला। स्वर्णगूढ़ ऊर्जा और तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट से बढ़ी हुई शक्ति ने आरव के सबसे मजबूत सामान्य हमले का निर्माण किया। इस क्षण आरव की ताकत और गति अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई थी। ऐसी परिस्थितियों में आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार द्वारा ले जाई गई शक्ति बेहद भयानक थी। हर जगह जहां से यह गुजरी, अंतरिक्ष में स्पष्ट लहरें दिखाई दीं और ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष किसी भी क्षण टूट जाएगा। जब उसने आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार के अंदर समाहित भयानक बल को महसूस किया तो निष्कांत की विशाल आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और वह गुस्से में दहाड़ा। उसके हथेली पर तुरंत पिच ब्लैक और शानदार शल्कों की एक परत दिखाई दी और फिर उसने उसे आरव पर जोर से मार दिया। इस क्षण निष्कांत ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी थी और उसने अपनी जान बचाने की क्षमता का उपयोग किया था। आखिरकार यह शल्क कवच एक धरती स्तर की दिव्य कलाकृति के बराबर था। उसके अपने भौतिक शरीर के दुर्जेय बचाव के साथ मिलकर उसकी वर्तमान सुरक्षा एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गई थी। खंडर बैंगनी स्पिरिट तलवार की नोक शल्कों से ढकी विशाल हथेली में चुभ गई और फिर धातु के टकराने की एक स्पष्ट और गूंजने वाली आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। जब उसने देखा कि आरव उसकी सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था तो निष्कांत तुरंत खुश हो गया। हालांकि ठीक इसी क्षण आरव जोर से चिल्लाया, तोड़ो। हिस! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अचानक अपने हाथ में तलवार को घुमाया और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार ने तुरंत शल्क कवच को काट दिया। उसके बाद आरव अपनी तलवार के साथ निष्कांत की विशाल हथेली के आर पार हो गया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।